बताया। नेचुरल मधुनाशिनी लेने के बाद मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और इसे लेना भी बहुत आसान है। रात को पानी में डुबो दो, सुबह खाली पेट से पी लो, डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। नेचुरल मधुनाशिनी लेने से पहले मेरा शुगर लेवल 300 के आसपास था और नेचुरल मधुनाशिनी लेने के बाद मेरा शुगर लेवल 110 से नीचे आ गया। शुगर की वजह से मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे और आज मेरे हाथ पैर भी सुन्न नहीं होते हैं और मेरा ब्लड, उसका सर्कुलेशन भी अच्छा हो गया। पहले मेरे पैरों में बहुत वजन सा आ जाया करता था, जिसकी वजह से मेरा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज मैं अच्छे से चल फिर सकती। अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं और दवाइयां और इंसुलिन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, नेचुरल मधुनाशिनी का इस्तेमाल करें और इस बीमारी से निजात पाएं। डायबिटीज को दूर करना इतना ही आसान है जितना पानी पीना। बस समझ लीजिए कि आपको सुबह शाम पानी पीना है और आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगी। नेचुरल मधुनाशिनी का प्रयोग अत्यंत सरल है। इसके 4-5 टुकड़े करीब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल दें और इसे रात भर के लिए रख दें। इसका सत पानी में घुल जाएगा और पानी का स्वाद बदल जाएगा। सुबह नित्य क्रिया से फारिग होकर खाली पेट आधा गिलास पानी पिएं और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी पिएं। आपका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। नेचुरल मधुनाशिनी मंगवाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर हैं, 09278 955 955 और 99992259 920। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए में। नेचुरल मधुनाशिनी मंगवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पर अभी फोन करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मंत्रा ये कोई कॉस्मेटिक नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पुंछ में पाक फायरिंग से एक महिला घायल, भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक फंडिंग मामले में एनआईए ने कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर की छापेमारी। कश्मीर में हुर्रियत नेताओं के 14 ठिकानों पर की छापेमारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिनी ट्रक पलटने से 7 लोगों की मौत, 55 लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल। शादी से वापस आ रहा था परिवार। बिहार 12वीं बोर्ड के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार गिरफ्तार। बिहार बोर्ड ने गणेश कुमार का रिजल्ट भी रोका। गणेश पर आरोप, फर्जी तरीके से लिया था प्रवेश। चार देशों की विदेश यात्रा में सेंट पीटर्सबर्ग के बाद पेरिस पहुंचे पीएम मोदी। आज फ्रांस के नए प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत का सबूत देते हुए एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जी हां, पाकिस्तान की फायरिंग से पुंछ में एक महिला घायल हो गई है और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है।
लगातार सीमा पर पाकिस्तान की नापाक साजिशें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें एक महिला घायल है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो सीधा रुख करते हैं संवाददाता हरबंस नागोकी का। जी नागोकी साहब, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? तो जानकारी यही है कि बीती रात से पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है। पुंछ सेक्टर के 3 क्षेत्रों को निशाना बनाया है और पाकिस्तान के मोर्टार जो हैं कुछ गांवों में गिर रहे हैं। उसमें एक महिला अभी तक घायल हुई है, जिसे अस्पताल में लाया गया है। गोलीबारी रुक रुक कर देर रात जो चलती रही है, सुबह तक चली है। अभी नवीनतम खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना ने रजौरी के कुछ क्षेत्रों में भी गोलीबारी की। नागोकी साहब, जहां पर गोलीबारी की गई है, क्या वो रिहायशी इलाका है? जी, जो पुंछ में हुई है 2 स्थानों पर वो रिहायशी इलाका है। जो अब रजौरी में थोड़ी सी गोलीबारी हुई है वो रिहायशी इलाका नहीं है, दूर ही गोले गिर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, पूरी तरीके से भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दे रही है। ये लगातार घटनाएं जो हो रही है बहुत कुछ संकेत कर रही हैं कि पाकिस्तान के इरादे भारत के प्रति अब नेक नहीं है। और जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग रहने वाले हैं, गोलीबारी है, क्या उनको अभी कहीं और शिफ्ट किया गया है या वहीं पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है? कुछ दिन पहले मंडलायुक्त डॉक्टर मनदीप भंडारी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया था। वहां जिला रजौरी के भी आयुक्त जो है लगातार स्थिति बनाए हुए हैं, देख रहे हैं। और अलग अलग पहले ही राहत शिविरों को तैयार किया गया है। जहां जहां ज्यादा गोलीबारी हो रही है उन शिक्षा संस्थानों को भी बंद किया जा रहा है। यानी कि सिविल जो प्रशासन है पूरी तरीके से सारे नागरिकों को अधिक से अधिक सहायता देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। नागोकी साहब, जैसा कि पाकिस्तान हर रोज सीज फायर को उल्लंघन करता है, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी श्रीनगर पहुंचे और टॉप कमांडरों के साथ मुलाकात की, तो क्या अब सेना ऐसी ठोस रणनीति बना रही है ताकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ सके? पाकिस्तान अपनी सेनाओं का जमवाड़ा पूरे गुलाम कश्मीर की और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर भी लगातार बढ़ा रहा है। और भारत ने पूरी पैनी नजर रखी हुई है। आप देखें, कुछ ही समय के अंदर थल सेना अध्यक्ष लगातार कश्मीर के दौरे पर है। जम्मू क्षेत्रों में अभी उनका कुछ स्थानों पर दौरा उन्होंने करना है। भारतीय वायुसेना के चीफ भी आ चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान की नापाक इरादे को वो ढांप चुके हैं। कहीं भी पाकिस्तान अगर एक रोड़ा भी चलाएगा उसका जवाब बहुत बड़े पत्थर से भारतीय सेना देगी, ये निश्चित है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, जिसमें एक महिला घायल है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। और कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी है। जी हां, आपको बता दें कि अलगाववादियों के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग को लेकर ये छापेमारी अलगाववादियों के ठिकाने पर की जा रही है। एनआईए की एफआईआर में हाफिज सईद का नाम भी शामिल है। दिल्ली और हरियाणा में एनआईए की छापेमारी की जा रही है। कश्मीर में कुल 14 जगह पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि एनआईए अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए के एफआईआर में हाफिज सईद का नाम भी शामिल है। सीधा रुख करते हैं संवाददाता इशफाक गौहर का। इशफाक, कहां कहां छापेमारी की गई है और कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, अगर एनआईए की टीम की हम बात करें जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर थी, कल रात देर गए से उन्होंने ये छापामारी शुरू की है। और तकरीबन दिल्ली में जहाँ 7 जगह हैं, ग्रेटर कैलाश, पीतमपुर और दीगर इलाके हैं, वहां पर जो छापामारी की गई है। और इसके साथ साथ कश्मीर में 14 प्लेसेस ऐसे हैं, 14 जगह ऐसी हैं जिनमें हुर्रियत नेताओं के घर है, उनके दफ्तर है और कुछ बिजनेस टाइकॉन्स है जिनके घरों पर छापामारी की गई है। और 2002 के बाद पहली बार इस तरीके से बड़े पैमाने पर एनआईए ने छापामारी की है। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि 1.25 करोड़ रुपया जो है कैश करेंसी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की है वहां छापामारी के दौरान। और अभी तकरीबन 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया गया है, जिनमें सैयद अली गिलानी भी है, हाफिज सईद भी है, नईम खान है और वो सारे हुर्रियत के नेता हैं जिन्हों के नाम सामने आए हैं। और पिछले 4-5 दिन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था नईम खान और दीगर लोगों का दिल्ली में, उसी के रद्द अमल में ये छापामारी हुई। और अभी थोड़ी देर पहले नईम खान के घर पर भी दोबारा छापा मारा गया है एनआईए की तरफ से और वहां पर भी तलाशी और पूछताछ की जा रही है जो अभी भी जारी है। इशफाक, और क्या कुछ सबूत एनआईए को मिले हैं और आगे की क्या कार्रवाई अब रहेगी?
देखिए एनआईए की अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है, जो बिजनेस टाइकून्स यहाँ पर है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। और जिन लोगों के बैंक ट्रांजैक्शंस में अचानक फ्लो ऑफ फंड्स हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी एनआईए ने कुछ बैंक अकाउंट्स पर नजर रखी हुई थी और तकरीबन 2500 के करीब बैंक अकाउंट्स पर कड़ी नजर रखी थी एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। उन सभी 2500 लोगों पर दोबारा पूछताछ हो रही है और उनसे पूछने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पैसा आया है ये किस तरीके से आया और किस तरीके से ट्रांजैक्शन उनके पास इतनी अचानक बढ़ी है। तो अभी आज दिन भर तकरीबन 3 बजे तक ये छापामारी चलेगी और माना जा रहा है कि 4 बजे दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर पूरा खुलासा पेश किया जाएगा कि कहां पर क्या क्या जब्त किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस वक्त तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी है और कुल 14 जगहों पर छापेमारी की गई है। उधर बिहार बोर्ड के टॉपर गणेश को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और गिरफ्तारी से पहले गणेश ने एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि गरीब लोग जब इस तरह से फंस जाते हैं तो आगे चलकर माफिया और आतंकवादी बनते हैं। गणेश की गिरफ्तारी के समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। बिहार 12वीं बोर्ड के आर्ट्स में टॉप और मीडिया टेस्ट में फेल हुए गणेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार बोर्ड ने गणेश कुमार का रिजल्ट भी रोक दिया है। मीडिया में खुलासे के बाद आनन फानन में गणेश के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आज उसे कोर्ट में पेश करेगी और फिर रिमांड पर लेने का डिमांड करेगी। गिरफ्तारी से पहले गणेश ने एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि गरीब लोग जब इस तरह से फंस जाते हैं तो आगे चलकर माफिया और आतंकवादी बनते हैं। ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से जो मीडिया वाले लोग परेशान करते हैं या इस तरह से फंस जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा और आने वाले दिन में पढ़े लिखे नौजुवक जो आज शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो एक दिन बहुत बड़े आतंकवादी और माफिया बनेंगे। और बस उस समय वो नहीं देखेंगे कि कौन क्या, बस आज जो लग रहा है कि शांत है, कुछ नहीं कर रहा है, कल वैसे ही लोग जो है सो बहुत बड़े आतंकवादी बनते हैं। अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान वाला बात रहता है। गणेश की गिरफ्तारी के समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने पहुंचे गणेश थाने में ही बेहोश हो गए। इससे पहले गणेश ने मीडिया को धमकाते हुए कहा कि अगर मीडिया में इतनी हिम्मत है तो वो नॉन बैंकिंग में जो गरीबों का पैसा फंसा है उसे निकाल कर दिखाए तो मैं मीडिया का गुलाम हो जाऊंगा। बस हम भाग नहीं रहे। अगर आप लोग सचमुच हैं, बहुत बहुत का मतलब है, और अगर इस गरीब के इतना परेशान कर रहे हैं तो आप लोग जो है सो जो नॉन बैंकिंग कंपनी घोटाला हुआ है उसका पैसा निकलवा के आप लोग दिखाइए। अगर है आप लोग का पास बस हाँ, खत्म कीजिए कहानी, खत्म कीजिए। अगर हम गलत हैं कानून हमें सजा देगी, गलत नहीं रहेंगे कानून से हमें न्याय मिलेगा। बोर्ड में खामी है, जाने दीजिए भैया, गलत हम क्या बताएं, गलत तो फैसला शायद करा कोर्ट करेगा। गणेश पर फर्जी तरीके से एडमिशन लेने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आदेश भी दिया गया है। तो इसके आलोक में यह पाया गया कि वर्ष 1990 में भी इन्होंने गिरिडीह जिले से गणेश राम के नाम से मैट्रिक की परीक्षा दी थी और वर्ष 1992 में भी इन्होंने गणेश राम पिता श्री शंकरनाथ राम के विरुद्ध इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी और उसके बाद इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जिसमें कि इनका 1975 था और उसके बाद इन्होंने जो वर्ष 2015 में परीक्षा दी तो डेट ऑफ बर्थ को लगभग 18 साल कम करते हुए नाम में टाइटल चेंज करते हुए गणेश राम के बदले गणेश कुमार, किंतु पिता का नाम शंकरनाथ राम ही था, उसके साथ ही इन्होंने परीक्षा दी और यह जब मामला प्रकाश में आया तो इनके रिजल्ट को निलंबित कर दिया गया और इनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दोनों संस्थाएं जहां से इन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार दी है 15 और 17 में, इन दोनों संस्थाओं के विरुद्ध में भी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों संस्थाओं की मान्यता को भी निलंबित किया जा रहा है और यदि कारण परीक्षा संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। गणेश कुमार झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है, लेकिन इंटर की पढ़ाई करने के लिए वो 250 किलोमीटर दूर बिहार के समस्तीपुर पहुंचा।
यहाँ उसने रामानंद सिंह जगदीश नारायण कॉलेज में 2015 में दाखिला लिया। उसे इस साल 12वीं के रिजल्ट में म्यूजिक के प्रैक्टिकल में 70 में से 65 अंक हासिल हुए हैं, जबकि म्यूजिक थ्योरी में 30 में से 18 अंक मिले हैं। उसे कुल 83 अंक मिले हैं और उसने राज्य भर में म्यूजिक में टॉप किया है। ब्यूरो रिपोर्ट जेके 24/7 न्यूज। तो खबरों में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज। अब कोई और नहीं बताएगा आपकी खबर, अब आप खुद होंगे रिपोर्टर। आप तलाशेंगे सच्चाई, दुनिया के सामने लाएंगे हम। खबर आपकी होगी, उसे असरदार बनाएंगे हम। आप आम हैं या खास, ये मायने नहीं रखता। अगर आपकी रिपोर्ट सच्ची होगी तो जी जान लगा देंगे हम। इस नंबर पर आप हमें अपना वीडियो व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिटी रिपोर्टर का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपनी खबर भेज सकते हैं। लीग से हटिए और बनिए सिटी रिपोर्टर। आओ बदले समाज, आओ बदले हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिनी ट्रक पलटने से जबरदस्त हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, वहीं 35 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब वैवाहिक आयोजन से लौट रहे लोगों से भरा मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 5 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल फुसंडा गांव से लोग सिंगनपुरी वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। वे शुक्रवार की देर शाम मिनी ट्रक से सिंगनपुरी से अपने गांव को लौट रहे थे, तभी कराई गांव के पास मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सिंगनपुरी की घटना है ये। 7 लोगों की डेथ हो गई है और 35 लोग घायल हैं। 6 लोगों की मौके पे डेथ हो गई थी, 5 महिला और 1 बच्ची की, और 1 घायल हॉस्पिटल में आके उसकी डेथ हो गई। मैडम, ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? सिंगनपुरी से फुसंडा जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मृतकों की लाश को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जेके 24/7 न्यूज। और पीएम मोदी 4 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में रूस के बाद आज फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी कॉन्स्टेंटिन पैलेस में ठहरते हुए नजर आए। दोनों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी शहीद स्मारक भी पहुंचे और यहां उन्होंने शहीद वेदी पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में जॉबलेस ग्रोथ पर विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, अब खुद पीएम मोदी भी इससे चिंतित दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने मंत्री को निर्देश दिया है कि वे रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं का ब्यौरा दें और अगले 2 साल में रोजगार पर फोकस रखें। विपक्ष के विरोध के बाद पीएमओ ने सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 3 साल में उनके मंत्रालय ने रोजगार पैदा करने वाली कितनी योजनाएं बनाई और कितने लोगों को रोजगार दिया, इसकी पूरी रिपोर्ट 20 जून तक दें। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों को यह भी कहा कि मंत्रालय की योजनाएं बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वे योजनाएं देश में रोजगार उपलब्ध करवाने में कितनी मददगार साबित होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने मंत्रालय के पिछले 3 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर सभी मंत्री अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड पेश कर देश की जनता को अपनी उपलब्धियों और प्रमुख कार्यों से अवगत करा रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक
राजनाथ सिंह 3 साल में किए गए अहम फैसलों, शुरू किए गए कामों और उपलब्धियों की पूरी जानकारी देंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले एक टीम बनाई है जो सोशल मीडिया पर इन रिपोर्ट के आधार पर सभी मंत्रियों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली में उनके सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश दिया है। जिस घर में वे रह रही हैं वो उन्हें बतौर सांसद दिया गया था, लेकिन संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्हें अब इस घर को खाली करना होगा। एस्टेट ऑफिसर ने 23 मार्च 2017 के अपने आदेश में मुख्यमंत्री को जनपथ रोड के सरकारी बंगले को खाली करने और इसको सीपीडब्ल्यू को सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका लगा दी। याचिका में कहा गया कि वो इस बंगले में अवैध रूप से नहीं रह रहे। लोकसभा का कार्यकाल 2019 में खत्म हो रहा है, तब तक के लिए उन्हें ये बंगला आवंटित किया गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मां खीर भवानी के दरबार में राज्य में शांति, सौहार्द और सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने वादी में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के सम्मानजनक वापसी का संकल्प दोहराया। सीएम ने गांधरबल के तुलमिला में मां खीर भवानी के वार्षिक मेले में पहुंचकर ये सब कामनाएं की। आरजेडी की पूर्व सांसद शाहबुद्दीन पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सच्चाई बताने से बचने की कोशिश कर रहा है। शाहबुद्दीन ने इस मामले में लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के सीबीआई के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। लाई डिटेक्टर टेस्ट से यह पता चल सकता है कि हत्याकांड के बारे में शाहबुद्दीन कितना झूठ बोल रहा है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शाहबुद्दीन के राजदेव रंजन की हत्या की साजिश में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं और अन्य आरोपियों ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। इन्हीं सबूतों के आधार पर जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में शाहबुद्दीन को आरोपी बनाया है। पंजाब के फरीदकोट में 3 कार सवार लोग एक हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि एक कार तेज रफ्तार से नहर में जा गिरी, जिसे काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने निकाला। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक का ही शव बरामद हो पाया। ये तस्वीरें उस हादसे को बयान कर रही हैं जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। जी हां, ये जगह है पंजाब का फरीदकोट, जहां एक तेज रफ्तार कार सरहिंद फीडर नहर में बेकाबू होकर जा गिरी। पानी में डूबी i10 कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। हादसे के 5 घंटे बाद पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत करके कार को किसी तरह पानी से बाहर निकाला। जब कार को बाहर निकाला गया तो कार में करीब 50 साल की व्यक्ति का शव था, जबकि लोगों का ये कहना है कि कार में एक बच्चा और दूसरा शख्स भी सवार था, जिसका अब तक कोई पता नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵੱਜ ਗਏ 7:30 ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਡਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ i20 ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ है, एक बच्चा ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आए। हादसे के समय मौके पर पहुंचे सीनियर पुलिस कप्तान डॉक्टर नानक सिंह ने बताया कि एक i10 कार नहर में गिर गई थी, जिसको पुलिस और शहर के निवासियों ने सख्त मेहनत के साथ बाहर निकाल लिया है। ये गाड़ी शहर की तरफ से आ रही थी जी, काफी तेज स्पीड में थी। जो यहाँ पे दीवार बनी हुई है उसको तोड़ते हुए कैनाल के पानी में गिर गई थी। 2:30-3 बजे का टाइम था और अभी 3-4 घंटे की सख्त मशक्कत के बाद पुलिस की तरफ से और गोताखोरों की तरफ से इसको भी गाड़ी को निकाला गया और एक डेड बॉडी मिली गई। नहीं, अब ये गाड़ी के कागज वगैरह देखेंगे, उसी से पता चल पाएगा कि कहाँ के हैं। जो गाड़ी का नंबर है वो फरीदकोट का। एक बॉडी मिली, वो ऑन लुकर्स के हिसाब से है, वो सर्च करवाते हैं कि अगर और बॉडी मिल जाएगा। हादसा कैसे हुआ, कार किस वजह से नहर में गिरी और बाकी के लापता लोग कहाँ गए, फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों की तलाश में लगी है, जिसके जवाब मिलने अभी बाकी है। JK 24/7 न्यूज के लिए फरीदकोट से शरणजीत कौर की रिपोर्ट।
और बेडरूम जिहादी इन दिनों एक्टिव मोड पर चल रही हैं। दरअसल बेडरूम जिहादी वो आतंक की दूसरी फैक्ट्री है जो सोशल मीडिया पर खूब पैर पसार रहा है। जी हां, बेडरूम जिहादी सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपनी ओर खींचने में लगा है और अब सुरक्षा एजेंसियों की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर बेडरूम जिहादियों की नजर अमरनाथ यात्रा पर है। ऐसे में ये सोशल मीडिया में किसी भी तरह की अफवाह को हवा देकर घाटी का माहौल अशांत करना चाहते हैं। देश में इस वक्त आतंकियों का साया मंडरा रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा ले रही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब नई चुनौती आ गई है और इस नई चुनौती का नाम है बेडरूम जिहादी। बेडरूम जिहादी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में माहिर है। इनका मुख्य मकसद सोशल मीडिया के जरिए घाटी को अशांत करना है। इसके जरिए घरों में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने और युवाओं को जिहाद के प्रति प्रभावित करने का ये बेडरूम आतंकी काम करते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय है बेडरूम जिहादी। सोशल मीडिया को आतंकियों ने बैटल ग्राउंड बना दिया है। जिहादी इसके लिए स्मार्टफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा जगह की। अपने घरों, कश्मीर या बाहर कहीं भी सुरक्षित बैठकर अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं। सड़क किनारे या फिर किसी साइबर कैफे में बैठकर भी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। दरअसल 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चिंता है। एजेंसियों को चिंता है कि जिहादी 40 दिनों की तीर्थ यात्रा से पहले व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए घाटी में सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का कहना है यह एक आभासी युद्ध क्षेत्र है जहां शब्दों के जरिए खूनी लड़ाई लड़ी जाती है। इस नए सिस्टम वाले बैटल ग्राउंड का असर खासकर युवाओं पर पड़ता है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। अपने बिस्तर या सोफे पर बैठकर कोई भी शख्स भड़काऊ खबर डाल सकता है। सोशल मीडिया पर खबरें आते ही पूरे राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। अब पुलिस अधिकारी मानते हैं कि उनके पास वक्त कम है। अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्से भी अफवाहों का शिकार हो सकते हैं। पिछले दिनों घाटी में पत्थरबाजी को रोकने के लिए महबूबा सरकार ने 22 सोशल साइट्स पर बैन भी लगा दिया था। हालांकि सरकार के इस कदम से पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई थी, लेकिन बाद में कई यूजर्स ने इसका भी तोड़ निकाला और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां घाटी के हालातों को खराब होने से रोकने के लिए नई कोशिशें कर रही हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए प्रकाश फुलारा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम। अगर बेटियों की मैं बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप ही की सरकार की योजना है। देखिए, सबसे मेन चीज बता रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत अहम भूमिका सरकार निभा रही है। क्योंकि सबसे पहले तो हम पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्ची जन्म लेती है हॉस्पिटल में उसको इनरोलमेंट कराते हैं और ठीक उसको 6,000 रुपया हम उसके खाता में दे देते हैं। यानी बच्ची के पैदा होते ही 6,000 रुपये उसके खाता में, और 5 साल तक हम देंगे तो 30,000 रुपया जमा हुआ और जब शादी के वक्त हुआ तो उसको 1.25 लाख रुपया मिलता है। तो इससे बढ़कर और क्या फोर 4x7 के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। रोजाना आप हेल्थ के बारे में जो इनका आधा घंटे का बुलेटिन निकल रहा है उसकी IMA तारीफ करता है और सब लोगों को इसको देखना चाहिए। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम भारत सरकार के योजना को उन्होंने प्रचार करा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट। के 24/7 न्यूज चैनल को, इसके लिए मैं इस चैनल को अपनी तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
देखिए JK24/7 न्यूज पर स्वस्थ भारत। वो कहते हैं ना, जो दुख में साथ दे वही अपना होता है। तो उन्हीं अपनों ने जहां पीने को एक बूंद